गुड आफ्टरनून बच्चों, हाउ आर यू? कैसी कट रही है छुट्टियां? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक है जिंक। ठीक है, तो जिंक को दो पार्ट में पढ़ाया जाएगा। पहला पढ़ाया जाएगा जिंक और उसकी प्रॉपर्टीज, और दूसरा पार्ट है जिंक के कंपाउंड्स और उन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज। तो आपको पार्ट 1 का पीडीएफ अभी मैं भेज चुका हूं आपके ग्रुप पर, ठीक है ना, और अभी मैं उसी का लेक्चर डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या डिस्कस करूंगा? जिंक और उसकी प्रॉपर्टीज। पार्ट 2 में क्या डिस्कस करूंगा? जिंक के कंपाउंड और जिंक के कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज। ठीक है ना, तो अभी सबसे पहले जिंक और जिंक की प्रॉपर्टीज के बारे में जानना है। ठीक है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिंक जो है, जिंक के साथ में कैडमियम और Hg को भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इन तीनों को मिला के कहते हैं जिंक फैमिली। क्या कहते हैं तीनों को मिला के? जिंक फैमिली। बराबर है। ये डी ब्लॉक में कहां से स्टार्ट होती है? डी ब्लॉक स्कैंडियम से जिंक तक। ठीक है, फिर दूसरी सीरीज इसके नीचे आती है वाई से लेके सी डी तक। तीसरी आती है इसके नीचे एल से लेके एच तक। ठीक है, ये सीरीज कहलाती है 3D, ये कहलाती है 4D और ये कहलाती है 5D। ये तीन सीरीज होती है। जो ये 3D सीरीज है, इसमें इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D ऑर्बिटल में आता है। तो जिंक का लास्ट शेल क्या होता है? 3D10 4s2। ठीक है, और 4D में आता है लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 4D10 5s2। Hg का क्या होता है? 5D10 6s2। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में आता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में आता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में आता है। इस वजह से जिंक कहलाता है 3D सीरीज का लास्ट मेंबर, CD कहलाता है 4D सीरीज का लास्ट मेंबर, और Hg कहलाता है 5D सीरीज का लास्ट मेंबर। ये तीनों बातें समझनी पड़ेंगी। ठीक है, 3D सीरीज कहां से स्टार्ट होती है? स्कैंडियम से जिंक तक। 4D सीरीज वाई से लेके CD तक। 5D सीरीज L से लेके Hg तक। समझ में है? और अगर मैं ओवरऑल बात करूं कि जिंक, CD और Hg के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं? D10s2 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 3D10s2 और ये 4D10s2 और ये 5D10s2। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले आप कैप्चर कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिंक फैमिली क्या क्या है जल्दी बोलो? जिंक, CD और Hg को मिला के जिंक फैमिली कहते हैं। जिंक जो है 3D सीरीज का लास्ट मेंबर है, 4D सीरीज का लास्ट मेंबर, 5D सीरीज का लास्ट मेंबर Hg है। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये पहला हो गया। अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज। तो जो पहली प्रॉपर्टी आपको पोस्ट की गई है वो है कि ये तीनों कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? नॉन टिपिकल डी ब्लॉक एलिमेंट। नॉन टिपिकल डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, नॉन टिपिकल डी ब्लॉक एलिमेंट का मतलब क्या है? ये है कि कई साइंटिस्ट ऐसा चाहते हैं कि इन तीनों को हटा दो डी ब्लॉक से। साइंटिस्ट ऐसा चाहते हैं, और उसका लॉजिक है, लॉजिक ये है कि इनकी प्रॉपर्टी मैच नहीं करती यार बाकी पीरियड मेंबर्स से। इनकी जो प्रॉपर्टी है मैच नहीं करती बाकी पीरियड मेंबर्स से। और चक्कर क्या है उनके पीछे का कारण क्या है? साफ दिख रहा है कारण तुमको, देखो तो D10s2 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 क्या है? फुलफिल है, इनर्टनेस आ जाएगी। जहां दूसरी मेटल्स इसके जो डी ब्लॉक की स्कैंडियम से लेके जिंक, वाई से लेके CD, L से लेके Hg के बीच की जो भी मेटल्स हैं, वो जहां दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड्स बना रही होंगी, वहां तीनों मना कर देंगे कि हमको नहीं बनाना कंपाउंड। समझा ना बात को? क्यों? क्योंकि ये कह रही है ना हम यार ऑलरेडी फुल है। इनर्टनेस आ जाती है ZnCd Hg में, बाकियों के कंपेरिजन में ये कम रिएक्टेड है। ठीक है, तो अब डी ब्लॉक में तो रखे हुए हैं, इसलिए साइंटिस्टों ने इनको डिफर करने के लिए क्या नाम दे दिया? नॉन टिपिकल नॉन डी ब्लॉक एलिमेंट। टिपिकल नॉन डी ब्लॉक एलिमेंट या नॉन टिपिकल डी ब्लॉक एलिमेंट्स, मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट से थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तो ZnCd Hg डी ब्लॉक एलिमेंट से डिफरेंट है, इनको नॉन टिपिकल डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका EC फुल है, बिकॉज ऑफ फुल EC यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फुल है। ये आपकी कंप्लीट पहली स्लाइड है। चलो पढ़ते हैं आगे। अब इसकी दूसरी प्रॉपर्टी भेजी गई थी, वो क्या भेजी गई? दूसरी प्रॉपर्टी भेजी गई है जो आपको आयोनिक एनर्जी को लेकर भेजी गई है। आयोनिक एनर्जी। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? आयोनिक एनर्जी। तो देखो अपने ग्रुप में जिंक की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? हाईएस्ट। अपने ग्रुप, अपना ग्रुप को मैंने ये खड़ा वाला नहीं, मैं ये बड़े वाले की बात कर रहा हूं। ग्रुप का मतलब मेरे यहाँ पीरियड को लेकर चल रहा है। स्कैंडियम से अगर जिंक तक जाते हैं तो जिंक की आयोनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट होती है। ठीक है, और यहाँ पे
क्या था वाई से लेके अगर हम CD तक जाते हैं तो CD की आयोनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट होगी, और यहाँ LS से लेके हम HG तक जाते हैं तो HG की आयोनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट होगी। इन तीनों की एनर्जियां आयोनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट होगी। उसका कारण क्या है? इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुल है, इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल पड़ेगा। तो हाईएस्ट आई का रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ फुल EC। इसको बात समझ में आई? ठीक, क्लियर? बिकॉज ऑफ फुल EC आयोनाइजेशन एनर्जी इन तीनों की हाईएस्ट होगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे तीनों में पर्टिकुलर किसकी हाईएस्ट हो, ये भी तो जरूरी है समझना। ZN CD और SG में भाई स्कैंडियम से लेके जिंक तक तो जिंक की सबसे हाईएस्ट, वाई से लेके CD तक CD की सबसे हाईएस्ट, LS से लेके HG तक HG की सबसे हाईएस्ट, इन तीनों सबसे हाईएस्ट किसकी? जल्दी बोलो सर। जवाब है HG, आई सबसे हाईएस्ट होगी। उसके बाद आएगा जिंक, उसके बाद आएगा CD। अरे सर क्या लिख दिया आपने? ऊपर से नीचे आते हैं, साइज डिक्रीज करता है, ऊपर से नीचे आते हैं ना, साइज इंक्रीज करता है, साइज इंक्रीज करता है तो जो है जिंक की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। यहाँ पे लेकिन मामला गड़बड़ है भैया, ध्यान देना, बहुत गड़बड़, गड़बड़ नहीं बहुत गड़बड़। यहाँ लगता है लेंथोनाइट कॉन्ट्रैक्शन। कौन सा कॉन्ट्रैक्शन लगता है? लेंथोनाइट कॉन्ट्रैक्शन। लेंथोनाइट कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है, ठीक है। लेंथोनाइट कॉन्ट्रैक्शन बता दूंगा, पूरा इसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। ठीक है, अब मुझे नोट ड्रॉप करना पड़ेगा, पढ़ते हैं अभी। ठीक है, लेंथोनाइट कॉन्ट्रैक्शन से बताता हूँ, एक्सप्लेन करना पड़ेगा ये सब। देखते हैं बाबा। चलो, ये तो मैंने बोर्ड रन कर दिया, शुरू करते हैं। ZN CD और HG, ठीक है, ध्यान देना। HG का जो साइज है ये 157 पिकोमीटर पाया जाता है। ये रेडियस भी बताई रहा हूं मैंने, वो अलग से प्रॉपर्टी बना के पोस्ट की हुई है। ठीक है, CD का होता है 154 पिकोमीटर, और इसका कितना होता है? वो इसका होता है 126 पिकोमीटर। ठीक है, जबकि एटॉमिक नंबर है 80, एटॉमिक नंबर है 47 और एटॉमिक नंबर है 30। मतलब खींचने वाले प्रोटॉन्स हैं ये। ठीक है, खींचने वाले प्रोटॉन्स कितने जबरदस्त है? 80 प्रोटॉन खींचने वाले हैं, बोलो 80 प्रोटॉन्स है। और साइज, इसके साइज के साइज में होना चाहिए कम से कम 30 का डिफरेंस, जबकि डिफरेंस केवल 3 का। ठीक है ना? तो जब 47 और 80 की बात करेंगे तो खुद से सोच लो 80 वाला अपने इलेक्ट्रॉन्स को उतनी ही डिस्टेंस पर ज्यादा तगड़े तरीके से जकड़ के रखा होगा। ठीक है ना? तो HG की आयोनाइजेशन एनर्जी CD से क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा, ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा। ठीक है, तो जो ऑर्डर बनता है वो जिस तरह से बनता है, HG और उसके बाद आ जाता है जिंक और उसके बाद आता है CD सबसे लास्ट में आता है। समझ में आया कि नहीं है? एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या था हमारा? एक्सपेक्टेड ऑर्डर ये था ZN ग्रेटर देन CD ग्रेटर देन HG। लेकिन HG में लग गया है लेंथोनाइट कॉन्ट्रैक्शन, साइज उतना ज्यादा बड़ा नहीं है और उतने ही डिस्टेंस पर डेफिनेटली 80 प्रोटॉन अपने इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा तेजी से पकड़ के रखेंगे। ठीक है ना? क्लियर है? 80 प्रोटॉन अपने इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा तेजी से पकड़ के रखेंगे, छुड़ाना मुश्किल पड़ेगा। तो HG की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा हो जाती है क्योंकि वहां न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्शन लगता है, इस वजह से उसका साइज इतना बढ़ नहीं पाता। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। लेंथोनाइट कॉन्ट्रैक्शन समझ रहे हो तो बताओ। चलो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं लेंथोनाइट कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, देखो लेंथोनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी जरूरत आपको पड़ती रहेगी। एक बार देख लो लेंथोनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, बाकी फिर क्लास में तो बताएंगे। लेंथोनाइट कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि ये है आउटर शेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये है उसका अंदर का शेल, कहते हैं पेनल्टीमेट शेल, और ये है न्यूक्लियस। ठीक, अब देखो एक एटम का शेप बना है दो फोर्सेस के कारण। क्या? न्यूक्लियस क्या कर रहा है? अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स को, और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? इनको रिपेल, दूर भगा रहे हैं। ये दो फोर्सेस लगते हैं। जब ये दो फोर्सेस लगते हैं, ठीक है, तो ये दो फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करते हैं और एटम का एक साइज बना रहता है। लेकिन अगर क्या हो, सोचो ये जो फोर्स है, जो दूर की तरफ वाला फोर्स, मान लो ये ठीक से काम ना करे, जो दूर की तरफ वाला फोर्स है मान लो ये ठीक से काम ना करे, फिर क्या होगा? जैसे हम नेक्स्ट एटम में शिफ्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन बढ़ जाएगा, चार्ज बढ़ जाएगा, और ये अगर रिपल्शन प्रॉपर नहीं है तो धीरे 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 जैसे मान लो अभी इसके अंदर है 15 प्रोटॉन, 25 मान लेते हैं, मान लो 25 प्रोटॉन है, तो अगले एलिमेंट में कितने हो जाएंगे? 26 प्रोटॉन। अगले एलिमेंट में कितने हो जाएंगे? 27 प्रोटॉन। तो ये रिपल्शन ठीक से काम नहीं कर रहा है,
तो अगला एटम साइज बढ़, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा ये क्या होगा, छोटा होता जाएगा ना, ये श्रिंक कर जाएगा एटम, ये क्या करेगा, अट्रैक्ट कर देगा इलेक्ट्रॉन्स को, ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज, ठीक है। तो ये जो रिपल्सन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिपल्सन प्रॉपर होना चाहिए। और लेकिन क्या होता है कि जैसे जैसे यहाँ ये मान लो अंदर वाले शेल डी आते जाते हैं या एफ आते जाते हैं, तो डी एंड एफ ये रिपल्शन ठीक से नहीं करते। अगर ये पेनल्टीमेट शेल है डी और एफ, पेनल्टीमेट शेल है डी और एफ, पेनल्टीमेट शेल है डी और एफ, पेनल्टीमेट शेल है अंदर वाले शेल है, तो ये रिपल्शन ठीक से नहीं करते। रिपल्शन ठीक से नहीं करते तो ये कॉन्ट्रैक्शन कहीं ना कहीं माने जैसे जैसे एलिमेंट्स में हम आगे बढ़ेंगे ये हरकत डी और एफ ज्यादा आते जाते हैं, 4d आएगा, 5d आएगा, फिर 4f आएगा, 5f आएगा, 6d आएगा, 6f भी आएगा। तो ये सब जितने f जितने जितने बढ़ते जाएंगे d बढ़ते जाएंगे उतना उतना साइज में मतलब डिक्रीमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, ज्यादा डिक्रीमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, कंपैरेटिव साइज ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा। तो जितना बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ेगा, सीधी बात है। ये है लेंथ रेट कॉन्ट्रैक्शन, सीधी बात है। एक लाइन 100 बात की एक बात, लेंथ रेट कॉन्ट्रैक्शन क्या कराता है, साइज का डिक्रीज ज्यादा कराता है। लेंथ रेट कॉन्ट्रैक्शन साइज का डिक्रीज नॉर्मल तरीके से ज्यादा कराता है, जितना नॉर्मली होना चाहिए डिक्रीज उतना नहीं होता, उससे ज्यादा होता, सीधी बात, ठीक है। तो ये लेंथ रेट कॉन्ट्रैक्शन है। एचजी में लेंथ रेट कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा है, लेंथ रेट कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा है तो उसका साइज बढ़ना चाहिए था 30, लेकिन वो बढ़ाया केवल 3 ये सब और बढ़ाया केवल 3, अंदर के प्रोटॉन बढ़ गए बहुत ज्यादा, क्योंकि उसकी आयनाइजेशन एनर्जी होगी बहुत ज्यादा। आई थिंक समझाने में कामयाब रहा मैं। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बिल्कुल आसान प्रॉपर्टीज है कि देखिए सॉफ्ट होती है ये मेटल्स, Zn, Cd ये सॉफ्ट सॉलिड्स है, जबकि हमारी Hg जो है ये लिक्विड है, ठीक है। तो फिजिकल स्टेट की बात करते हैं, ऐसी फिजिकल स्टेट की बिल्कुल आसान भाषा में बात करूं, इसका IE ज्यादा है, इसका IE भी अपने ग्रुप में ज्यादा है, और इसका IE भी अपने ग्रुप में ज्यादा है या नहीं है, जल्दी बोलो। इन तीनों का IE अपने अपने ग्रुप में ज्यादा है। IE अपने अपने ग्रुप में ज्यादा होने से क्या है, इनके इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आएंगे, इसका भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा, इसका इलेक्ट्रॉन भी बाहर नहीं आएगा, बाहर नहीं आएगा इलेक्ट्रॉन, तो मेटालिक बॉन्ड नहीं बनेगा, या जो बनेगा तो क्या बनेगा, पुअर मेटालिक बॉन्ड रहेगा। पुअर मेटालिक बॉन्ड रहेगा तो सॉलिड तो रहेगा मेटल, लेकिन कैसा हो जाएगा, दैट विल बी सॉफ्ट, ठीक है। ये भी मेटल कैसा हो जाएगा, सॉलिड पर रहेगा लेकिन सॉफ्ट। अब इसका जो I है ये इन तीनों में सबसे ज्यादा है, तो इसका इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बाहर नहीं आएगा और ये बनाएगा पुअरेस्ट मेटालिक बॉन्ड, या बनाएगा ही नहीं, मेटालिक बॉन्ड हो गई नहीं, कैसा चाहिए ये पुअरेस्ट कह रहा हूं, मेटालिक बॉन्ड यहां हो गई, मेटालिक बॉन्ड होगा नहीं तो ये क्या बनेगा, लिक्विड। सीधी 100 बात की एक बात, आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आता, बाहर नहीं आता तो मेटालिक बॉन्ड ही बनाता, मेटालिक बॉन्ड ही बनाता तो ये सॉफ्ट हो जाता है। क्लियर, बढ़े आगे। और चूंकि Hg का आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ही बाहर नहीं आता, इसलिए ये लिक्विड हो जाता है सॉलिड की जगह, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गई प्रॉपर्टी। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दो छोटी सी प्रॉपर्टी है कि Zn2+ बनाएगा, Cd2+ बनाएगा, Hg2+ बनाएगा, तीनों में 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन है। Hg के साथ क्या केस है, Hg में Hg2+ भी एग्जिस्ट करता है, यानी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि जिंक और Cd में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती, इसमें करती है। इसमें इसलिए करती है क्योंकि ये डाइमर के फॉर्म में एक्चुअल है कि Hg+ और Hg+ ये आपस में बना लेते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ये बड़ी गलत सी हरकत है, 6s1 मिलके बना लिया इनके कोवेलेंट बॉन्ड, इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। तो ये +1 में Hg इसलिए एग्जिस्ट करता है, बाकी ये आयंस +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो Zn2+ है इसका इसके अंदर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर 50 से ज्यादा होता है, इसलिए इसका कंपाउंड कैसा होता है, आयनिक। और जो Cd2+ है इसके अंदर भी परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर 50 से ज्यादा होता है, इसलिए ये भी कैसा होता है, आयनिक। लेकिन जो Hg के कंपाउंड्स हैं उनके अंदर परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है, 50 से ज्यादा, इसलिए इसके कंपाउंड कोवेलेंट होते हैं। चलो जल्दी से शॉर्ट में सारी प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहले साइज बताओ, Hg का साइज 157 पिकोमीटर और Cd का 154, और आपका क्या है
जिंक, इसका 126 पिकोमीटर। आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर जल्दी बोलो। Hg का सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी, फिर उसके बाद Cd की, उसके बाद जिंक की। ऐसा गलत बोल गए वो। किसकी है सबसे पहले? Hg की, Hg के बाद जिंक की, और जिंक के बाद Cd की। ये I का ऑर्डर है, ठीक है। चलिए सॉफ्टनेस की बात करें तो तीनों सॉफ्ट है, Hg लिक्विड है, ठीक है। और उसके बाद बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट, तो तीनों में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, Hg में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है, और वो भी Hg कौन से फॉर्म में पाया जाता है? Hg2 2+ के फॉर्म में, ठीक है, डाइमर है। और Zn2+ के कंपाउंड आयनिक, Cd2+ के कंपाउंड आयनिक, और Ag के कंपाउंड्स Ag2+ हो चाहे Ag सिंगल प्लस हो, दोनों के कंपाउंड्स कोवैलेंट, ठीक है। अब बढ़ते हैं। तो चलिए बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम एक नई प्रॉपर्टी जो आपको पोस्ट की गई है, वो है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द जिंक फैमिली, एमपीटी ऑफ जिंक फैमिली, ठीक है। तो वैसे तो मैं आपको इसको एक लाइन में भी बता सकता हूं कि एमपीटी ऑफ जिंक फैमिली आर वेरी वेरी लो। ग्रुप में सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट इन्हीं के होते हैं, जिंक के ग्रुप में। ग्रुप माने पूरा डी ब्लॉक के अंदर सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट आपके इनके ही मिलने वाले हैं। 3D सीरीज के अंदर सबसे कम जिंक का, 4D सीरीज के अंदर सबसे कम कैडमियम का, और 5D सीरीज के अंदर सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट रहेगा किसका? Hg का, ठीक है। सबसे ज्यादा वोलेटाइल भी ये तीनों ही होंगे। जितना कम मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा मटेरियल वोलेटाइल, ठीक है। तो एमपीटी इन तीनों का सबसे कम है, ठीक है ना। अब चूंकि एमपीटी की बात निकली है तो इन तीनों का सबसे कम होता है, तो क्यों होता है? उसके पीछे की क्या लॉजिक्स है? ये लॉजिक्स समझने के लिए हमको कंप्लीट डी ब्लॉक का मेल्टिंग पॉइंट वाला पोर्शन उठा के स्टडी करना पड़ेगा, ध्यान देना, ठीक है ना। तो पूरे कॉन्सेप्ट में जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दो कॉन्सेप्ट पैरेलली बताऊंगा, एक तो एमपीटी और दूसरा बताऊंगा मैं आपको एचओए, हीट ऑफ एटोमाइजेशन। हीट ऑफ एटोमाइजेशन, ठीक है। अब बार बार हम इसको हीट ऑफ एटोमाइजेशन नहीं कहेंगे, हम कहेंगे इसको एचओए, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं मेल्टिंग पॉइंट की भी बात करूंगा, एचओए की भी बात करूंगा। पहले तो आपको डेफिनेशन बता दूं मैं मेल्टिंग पॉइंट की। क्या मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन है, जल्दी बोलो। मटेरियल को मेल्ट करना है, ठीक है, और लिक्विड स्टेट तक ले जाना है। कहां तक ले जाना है? लिक्विड स्टेट तक। सॉलिड मटेरियल, जनरली सारी मेटल्स कैसे हैं? सॉलिड है ना, तो सॉलिड मेटल्स को लिक्विड स्टेट तक ले जाना, ठीक। जबकि एचओए का मतलब क्या है? हीट ऑफ एटोमाइजेशन का मतलब है कि 1 मोल एलिमेंट के लेने हैं, 1 मोल एलिमेंट के एटम्स के लेने हैं। 1 मोल एलिमेंट के एटम्स के लिए आपने नेचुरल स्टेट में लेने हैं। किस स्टेट में लेने हैं? नेचुरल स्टेट। अगर कोई मेटल सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करती है तो सॉलिड के, अगर कोई मेटल जो है आपका लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है तो लिक्विड स्टेट के 1 मोल एटम अपन को लेने हैं, ठीक है। और इसको बनाना है सीधा गैसियस स्टेट तक ले जाना है और आइसोलेट कर देना है एक एक एटम को, तो बिल्कुल भी एक दूसरे के कांटेक्ट में ना है। आइसोलेटेड गैसियस एटम बनाना है। इस प्रोसेस में जो भी हीट चेंज लगता है वो क्या कहलाता है आपका? एचओए, हीट ऑफ एटोमाइजेशन। नेचुरल स्टेट के 1 मोल एलिमेंट पकड़े, 1 मोल एटम पकड़े, नेचुरल स्टेट के 1 मोल एटम पकड़े और उनको उठा के गैसियस स्टेट के 1 मोल एटम में कन्वर्ट कर दिया। गैसियस स्टेट भी कैसी गैसियस स्टेट होनी चाहिए कि एक एक एटम कंप्लीट सेपरेट हो जाए, आइसोलेटेड हो जाए। इस कंडीशन तक ले जाओगे तो हीट का जो भी चेंज आएगा वो कहलाएगा एचओए, हीट ऑफ एटोमाइजेशन, ठीक है। तो मैं तो ऐसा मानता हूं कि हीट ऑफ एटोमाइजेशन के अंदर कहीं ना कहीं मेल्टिंग पॉइंट इन्वॉल्व है। कैसे? हीट ऑफ एटोमाइजेशन के अंदर कहीं ना कहीं मेल्टिंग पॉइंट मैं क्या मान रहा हूं? इन्वॉल्व है। देखो कैसे। आपने एक सॉलिड लिया, सॉलिड को पहले किसमें कन्वर्ट करोगे? लिक्विड में। लिक्विड फिर किसमें कन्वर्ट होगा? गैस में। यहां से यहां तक की कंप्लीट एनर्जी, इसको आइसोलेट कर दोगे, फिर उसके बाद एक एक एटम को, ठीक है। तो यहां से यहां तक की एनर्जी और आगे की एनर्जी क्या है बोलो? ये है आपका एचओए, 1 मोल के लिए। ये 1 मोल, ये भी 1 मोल और ये भी 1 मोल। ये तीनों क्या है? 1 मोल 1 मोल 1 मोल से लेके आइसोलेटेड का 1 मोल, ये पूरा कहलाएगा एचओए। लेकिन ये पोर्शन क्या कहलाएगा? ये पोर्शन कहलाएगा मेल्टिंग पॉइंट। समझ में आई बात? हम दो कॉन्सेप्ट की पैरेलल बात कर रहे हैं। एचओए की बात कर रहे हैं, यानी आप मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, लेकिन उसको एक और स्टेप आगे ऐड है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट फैक्टर हैं। ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है एचओए, ये कुछ लिमिटेड फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, बट दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है।
ठीक है। तो अभी जो ये यहाँ पे ऑर्डर बनाया हुआ है मैंने, ये जो पूरा ऑर्डर बनाया है, किसका ऑर्डर बनाया हुआ है? मेल्टिंग पॉइंट का। किसका ऑर्डर बनाया हुआ है? मेल्टिंग पॉइंट का। पढ़ते हैं आगे, उसको समझते हैं पूरी बात। तो चलिए सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट में आपको दिखा देता हूँ। ये है आपका 5D सीरीज का मेल्टिंग पॉइंट, ये है आपका 4D सीरीज का मेल्टिंग पॉइंट, ये है आपका 3D सीरीज का मेल्टिंग पॉइंट। भाई साहब 3D सीरीज के मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर अपन को रखना है, एग्जाम में आता है, ठीक है। 3D सीरीज के मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर अपन को क्या करना है? रटना है, एग्जाम में आता है, मैं बता रहा हूँ उसको तरीका, ठीक है। तो तरीका क्या है हमारा? तरीका है हमारा बड़ा मस्त तरीका है, कहां गया? विराट, और ये है क्रिकेट, क्रिकेट ऑफ विराट, ठीक है। लिख देता हूं, क्रिकेट ऑफ विराट, ठीक है। टिपिकल स्कोरिंग या टोटल स्कोरिंग, टिपिकल स्कोरिंग, ठीक है ना। क्रिकेट ऑफ विराट, अभी विराट ने मारी थी ना पाकिस्तान के खिलाफ, मस्त वाले रन मारे थे, कितने? 51 बॉल पे मारे थे वर्ल्ड कप में, 51 बॉल पे 83 रन, ऐसी था कुछ स्कोर, मस्त खेला था, मजा आ गया था भाई, वो छक्के तो मजा आ गया, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करें उसी तर्ज पे बिल्कुल मैंने रख दिया होगा, क्रिकेट ऑफ विराट इज टिपिकली स्कोरिंग, ठीक है। फिर ध्यान देना, फिर कोई नहीं मांगे कुछ, जनता खुश, फिर कोई ना मांगे कुछ, माने कुछ, जनता खुश, ठीक है। तो देखो ये आपका मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर हो जाएगा। क्या है मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर? सबसे पहले क्या आएगा? क्रिकेट यानी CR, इसका सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। फिर होता है किसका? वेनेडियम, फिर है TI यानी कि टाइटेनियम, फिर है कौन? SC यानी स्कोरिंग, फिर यानी Fe, कोई यानी CO, ना माने यानी कि निकेल, और उसके बाद माने यानी Mn, कुछ यानी कॉपर, कुछ यानी कॉपर, और जनता यानी जिंक, बराबर। अब इसको मैच कर लो आप इसमें ग्राफ में, आपको साफ दिख जाएगा। देखो दिखा देता हूं आपको, सबसे ज्यादा किसका है? क्रोमियम, ये क्रोमियम, क्रोमियम से नीचे किसका है? वेनेडियम, ठीक है। वेनेडियम से नीचे किसका है? टाइटेनियम। ये ग्राफ थोड़ा इधर हो जाएगा, तो ऊपर ऐसे आएगा कुछ, ठीक है। फिर SC दिखाया नहीं है ग्राफ में, Fe से कम किसका है? कोबाल्ट का, कोबाल्ट के बराबर में किसका है? निकेल का। फिर ये इस तरह से, ये कुछ इस तरह से नहीं जाएगी लाइन, कुछ इस तरह से जाएगी, ठीक है। ये ग्राफ थोड़ा ठीक नहीं बना है, बुक में देखेंगे तो आपको ये सेम ऑर्डर फॉलो करना है, ठीक। तो सेम ऑर्डर को फॉलो करना है। क्या है ऑर्डर? क्रिकेट ऑफ विराट, टिपिकल स्कोरिंग, फिर कोई न माने कुछ, जनता खुश। क्रिकेट ऑफ विराट, टिपिकल स्कोरिंग, फिर कोई न जाने, कोई न माने कुछ, जनता, और आगे खुश, ठीक, ठीक है ना। तो ये आपको सबसे पहले तो 3D सीरीज है उसका ये जिंगल याद करना है, इससे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, एग्जाम में आया हुआ ऑर्डर, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब जो ये ऑर्डर लिखा है इसके बेस कुछ क्वेश्चंस में पुट करूंगा आपसे। यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे क्या चीज कि HF से TA पे गए, ला हफ्ता वरना में बढ़ गया, रे में घट गया, OS में सबसे ज्यादा घट गया, ये इसके बाद इस तरह से चल रहा है। ये MO सबसे ज्यादा आ गया, ये फिर एकदम से डिप आया है, ये TC क्रोमियम में बढ़ गया, फिर एकदम से MN में डिप आया है। तो इसको पूरी को अगर टिपिकल को देखें तो कुछ क्वेश्चंस हमें यहाँ लिखूंगा, उन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको जो है मैं बाद में बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? पहला, व्हाई टंगस्टन हैज हाईएस्ट, WH हाईएस्ट एचबीटी। सारे ग्रुप्स में अगर मैं बात करूं तो W यानी टंगस्टन का M मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा क्यों है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो आपको भेजा हुआ है ऑलरेडी कि इस पूरे ग्रुप में MO का क्यों हाईएस्ट है, इस पूरे ग्रुप में CR का क्यों हाईएस्ट है, ठीक है। तो MO का भी हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट क्यों है और CR का अपनी फैमिली में क्यों हाईएस्ट है। ये 5D सीरीज, ये 4D सीरीज और ये 3D सीरीज। CR का मेल्टिंग पॉइंट क्यों हाईएस्ट है, तो सबसे पहले 3 क्वेश्चंस इन ग्राफों को देख के समझ में आते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है? कॉपर AU और AG के बीच में क्या ऑर्डर रहेगा? कॉपर AU और AG के बीच में आपको दिख रहा है मेल्टिंग पॉइंट, कॉपर का सबसे ज्यादा है, कॉपर का, और AU नहीं, कॉपर के बाद क्या है? AU,
कॉपर के बाद AU और AU के बाद क्या है AG। ये ग्राफ में आपको साफ साफ दिख रहा है, कॉपर को थोड़ा ऊपर बनाया है, AU ये है और AG ये है, ठीक है, ये इधर ये इधर ये इधर, सबसे कम किसका हो जाएगा AG का। इसका क्वेश्चन का आंसर नहीं करना है, ये फैक्ट है, इसको याद रखना। दी ऑल थ्री मेटल्स आर कॉल्ड कॉइनेज मेटल, इनसे कॉइन बनाते थे, सिक्के बनाते थे, ठीक है। कॉइन बनाने वाली मेटल कौन कौन सी? कॉपर, गोल्ड और चांदी, ठीक है ना। उनसे कॉपर, गोल्ड और चांदी माने सिल्वर। तो इन तीनों में मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर आपको याद रखना पड़ेगा, ये भी एग्जाम में पूछा गया। Cu Ag, Cu का सबसे ज्यादा, Ag का सबसे कम, Au गोल्ड बीच में रहेगा, बराबर। ये कॉइनेज मेटल्स कहलाती हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है। इसको अपन को सॉल्व नहीं करना है, बस इसको याद रखना है। क्वेश्चन ये 3 सॉल्व करने हैं, ऐसा क्यों? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे टंगस्टन का चलो बढ़ गया, तो वाई स्ट्रॉन्ग डिप टंगस्टन टू Re, वाई स्ट्रॉन्ग डिप MO टू Tc, वाई स्ट्रॉन्ग डिप क्रोमियम टू M। स्ट्रॉन्ग डिप क्यों होता है? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? स्ट्रॉन्ग डिप, ठीक है, क्या है स्ट्रॉन्ग डिप? W2I, पहले क्वेश्चन समझना तो आंसर करेंगे, MO टू Tc, ठीक है, और Cr टू Mn, Cr से लेके Mn तक स्ट्रॉन्ग डिप क्यों है, आप ये स्ट्रॉन्ग डिप की स्टडी करेंगे, ठीक है। अब लीस्ट एम्पिटी जिंक का है, Cd का है और Hg का है, ऐसा क्यों? लीस्ट एम्पिटी Cd, Hg एंड जिंक, इनके तीनों के एम्पिटी लीस्ट क्यों है, ठीक। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में आपसे बात करूंगा मैं, ठीक है। अब देखता हूं और आगे क्या है, आपको HOA की बात करते हैं। HOA ये मेल्टिंग पॉइंट हो गया, मतलब अपने को मेटल कहां से कहां ले जा रहे हैं अपन? मेटल को ले जा रहे हैं अपन सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट तक, ठीक। अब आगे का की कहानी और अगर ऐड कर देंगे उसमें तो क्या बन जाएगी पूरी? HOA, हीट ऑफ एटमाइजेशन। तो हीट ऑफ एटमाइजेशन का ऑर्डर भी देखना है, क्या ऑर्डर होता है हीट ऑफ एटमाइजेशन का? हीट ऑफ एटमाइजेशन का ऑर्डर होता है आपका VTI, ठीक है, Ni, CO, Fe, Cr, कॉपर के बाद Sc, Sc के बाद Mn और लास्ट में होता है Zn। ये आपका किसका ऑर्डर है? जल्दी बोलो। ये ऑर्डर है आपका HOA का, बहुत ऊटपटांग ऑर्डर है। और सबसे पहली बात, पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, क्या ये ऑर्डर आपको याद करना है? तो मैं बोलूंगा नहीं करना है, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। ना तो कभी कोई क्वेश्चन पूछा गया है, ना ही आपको ये ऑर्डर याद करना है, ठीक। ये ऑर्डर याद नहीं करना है, ये याद करना है कि किसकी सबसे ज्यादा है, किसकी सबसे ज्यादा है HOA? वैलेडियम की। किसकी सबसे कम? सबसे कम किसकी है 3D सीरीज में? जिंक, ठीक। और बीच में एक आध और चीज को ये अपन बात कर सकते हैं, जैसे देखो अभी क्या बताया था आपको, हीट ऑफ एटमाइजेशन के अंदर मेल्टिंग पॉइंट इन्वॉल्व है, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है किसका? क्रोमियम का। इस पूरे ग्रुप में इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा क्रोमियम का, लेकिन क्रोमियम का हीट ऑफ एटमाइजेशन सबसे कम, मतलब बीच में आ गया। तो इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस हम लिख लेते हैं और फिर समझते हैं ओवरऑल कॉन्सेप्ट को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई वैलेडियम हैज हाईएस्ट HOA, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई जिंक हैज लीस्ट HOA एंड व्हाई क्रोमियम इज इन बिटवीन। क्रोमियम बीच में क्यों आ गया, ठीक है। क्या समझ में आया क्वेश्चंस? 3 क्वेश्चंस यहां पे हम सॉल्व करेंगे। क्यों HOA किसका है सबसे ज्यादा? वैलेडियम का। क्यों HOA सबसे कम है? जिंक का। और क्यों क्रोमियम का बीच में आ गया? ये 3 क्वेश्चंस स्टडी करेंगे, ठीक है। ये ओवरऑल पहले तो क्वेश्चन दिमाग में आने चाहिए भैया कि क्या क्वेश्चन स्टडी करने हैं आपको। अब मैं आपको इनके सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा। किसको किसको पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग में है? नहीं है दिमाग में? 2 मिनट रुकिए, आंखें बंद करिए, सारे क्वेश्चंस को जल्दी से दिमाग में लाइए। सबसे पहला क्वेश्चन, टंगस्टन का सबसे ज्यादा होता है, टंगस्टन के नीचे मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम के नीचे जल्दी बोलो क्या था? मोलिब्डेनम के नीचे क्रोमियम, ठीक। तो टंगस्टन का सबसे टॉप पे क्या है भाई उसके ग्रुप में? यहाँ मोलिब्डेनम का क्यों टॉप पे है, यहाँ पे क्रोमियम का क्यों टॉप पे है? ये पहले 3 क्वेश्चन है जो सॉल्व करने हैं। क्वाइनेज मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है वो आपको याद रखना है, उसको सॉल्व नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? स्ट्रॉन्ग डिप आता है W2Re और MO2Tc और Cr2Mn। स्ट्रॉन्ग डिप क्यों आता है?
दूसरा क्वेश्चन जो हमको सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर तीसरा कौन सा सॉल्व करना है, जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए। कि स्ट्रॉन्ग डेक हो गया, लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है भाई, जिंक, Hg और Cd का, ये तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब HOA के ऑर्डर में क्या सॉल्व करना है, why vanadium has highest HOA, why zinc has least HOA and why chromium is in between। ठीक, HOA क्या है, HOA के अंदर MPT इन्वॉल्व है, HOA के अंदर क्या है, MPT इन्वॉल्व है, उसमें एक स्टेप और ऐड कर दिया गया तो क्या बन गया है, HOA। ठीक है, अब इन सब को मैं हटा रहा हूं, ठीक है, इन सबको मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, हटा रहा हूं और क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा जगह मिल जाएगी बोर्ड में, बाकी तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व कर लेंगे आपसे। तो देखिए ध्यान दीजिए, ट्रेंड कुछ इस तरह से, ट्रेंड किस तरह से, ट्रेंड किस तरह से, ट्रेंड पे जाते हैं, ट्रेंड पे जाते हैं, ट्रेंड पे जाते हैं, ट्रेंड पे जाते हैं। ट्रेंड ये है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेक करिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेक करिए, सारा दिख जाएगा सब कुछ क्या हो रहा है। देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ध्यान देना अगर ज्यादा है, ध्यान देना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट की बात करें। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, क्यों, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, मोर मेटालिक बॉन्ड बना रहे हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे वो ज्यादा मेटालिक बॉन्ड बनाएंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे वो ज्यादा मेटालिक बॉन्ड बनाएंगे और मजबूत मेटालिक बॉन्ड बनाएंगे। देखो दो अलग अलग फैक्टर हैं, ज्यादा मेटालिक बॉन्ड होना और मजबूत मेटालिक बॉन्ड होना, ये दोनों अलग अलग फैक्टर है। ठीक है, लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा होंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा बॉन्ड बनाएंगे और ज्यादा मजबूत बॉन्ड बनाएंगे, दोनों चीजें करेंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मोर एमपीटी ज्यादा आएगा क्योंकि मोर मेटालिक बॉन्डिंग होगी एंड स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग होगी। किसको सुबह समझ में आई, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ना भाई तो उनके पास दो प्रकार के फंक्शन होंगे, क्या, एक तो वो जो है एटम को संभालेंगे और दूसरा वो थोड़ा अनपेयर है तो बाहर थोड़ा इधर उधर देखने की कोशिश करेंगे, नहीं करेंगे कि हमको कोई मिल जाए, हम नेगेटिव है, हमको कोई मिल जाए पॉजिटिव, तो दूसरा वाला एटम होगा उसको कहीं ना कहीं खींचने की कोशिश करेंगे। समझ में आएगा, तो मेटालिक बॉन्ड वहां फॉर्म होने के चांसेस बनेंगे। तो जितने ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा अच्छा मेटालिक बॉन्ड बनेगा और उतना मजबूत मेटालिक बॉन्ड बनेगा जितने ज्यादा ये होंगे। ठीक है, ये तो पहला फैक्टर। ठीक, ये पहला फैक्टर है ना। दूसरा फैक्टर देखो, गजब का फैक्टर, अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे और ये एटम को स्टेबलाइज करने में अगर बिजी होंगे, अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे और ये एटम को स्टेबलाइज करने में अगर बिजी होंगे, ठीक है, तो मेटालिक बॉन्ड नहीं बनाएंगे। दोनों लॉजिक है ना, दोनों लॉजिक है। यही तो गजब की बात है, कॉन्सेप्ट की ब्यूटी है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होगा, एक सोचना है लोगों का कि मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। कारण क्या है उसका कि मोर मेटालिक बॉन्ड बनेगा, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड बनेगा, तो जो है मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा, अगर ये है कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन वहां है और अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से सेट हो गया है, इस तरह से अरेंज हो गया है कि वो एटम को स्टेबलाइज करने में बिजी हो जाए, होता है ना हाफ फील्ड स्टेबल। अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बोलो, डी में 5, पी में 3, लेकिन वो स्टेबल हो जाता है। अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन के कारण एटम स्टेबल हो गया है, इसका मतलब सीधा है कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन का ध्यान स्टेबिलिटी को देने में चला गया है, मतलब वो बाहर नजर नहीं मार रहा है, मतलब वो कहीं ना कहीं मेटालिक बॉन्ड ठीक से नहीं बना रहा है, और मेटालिक बॉन्ड ठीक से नहीं बना रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट को क्या कराएगा, डिक्रीज। दोनों तरह की बातें हैं सर, ध्यान देना है। अनपेयर इलेक्ट्रॉन इफ बिजी इन स्टेबिलिटी, एमपीटी क्या करा देगा, डिक्रीज करा देगा। ठीक है, समझ में आई बात।
अभी हम इसके हिसाब से बात करते हैं, दोनों कॉन्सेप्ट के हिसाब से बात करते हैं, और जो इफेक्ट आता है ये मेल्टिंग पॉइंट का, ये इफेक्ट आता है इन दोनों कॉन्सेप्ट को मिला के आता है। कितना किसमें परसेंटेज कंट्रीब्यूशन है ये हम नहीं कह सकते, हम पहले मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं, फिर उसके हिसाब से बात करते हैं किसने ज्यादा कंट्रीब्यूट कर दिया है। समझ में आया क्या? हम ये नहीं बता सकते कि भाई सीआर में ये वाला कॉन्सेप्ट डोमिनेट करेगा या टीसी में ये वाला कॉन्सेप्ट डोमिनेट करेगा, हम नहीं बता सकते, बिना देखे नहीं बता सकते। पहले हमने क्या किया है, मेल्टिंग पॉइंट चेक किए, फिर एक्सप्लेनेशन बनाया है। ऐसा नहीं है कि एक्सप्लेनेशन पहले बन गया हो फिर उसके बेस पे हमने मेल्टिंग पॉइंट चेक किया हो बिल्कुल सही पाया गया, ऐसा नहीं है। कैसा है जल्दी बोलो? ऐसा है कि सबसे पहले क्या बनाया है, ग्राफ डेटा लिया है, ग्राफ बनाए हैं, फिर उसके हिसाब से एक्सप्लेनेशन सेट किया। ठीक है, यही आपको भी करना है। ग्राफ देखो, उसके हिसाब से एक्सप्लेन करो, क्योंकि जो भी इफेक्ट आने वाला है इन दोनों का, दोनों पॉइंट्स का मिलके इफेक्ट आने वाला है। जो भी इफेक्ट आने वाला है इन दोनों पॉइंट्स का मिलके इफेक्ट आने वाला है, तभी हम इन चीजों को एक्सप्लेन कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई टंगस्टन हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। देखो ये किसके ऊपर है, क्रोमियम के ऊपर क्या है, एमओ, एमओ के ऊपर क्या है, डब्ल्यू। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ध्यान, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है क्रोमियम का, बोलो 3d5 4s1 आफ्टर स्टेबल, 3d5 4s1 होता है ना, 3d5 4s1, 3d5 4s1, 3d5 4s1 ये होता है क्रोमियम। इसके ऊपर एमओ होता है 3d4 और नहीं इनके एक मिनट बताता हूं मैं। इसका होता है 3d5 4s1, एमओ का होता है d4s2, डब्ल्यू का भी होता है नहीं एक सेकेंड, क्रोमियम का होता है d5s2, ये सही है। इसका भी होता है d5 नहीं उल्टा बोल गया, सॉरी 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 सॉरी, क्रोमियम का होता है d5s1, क्लियर। अब मैं जो बता रहा हूं वो है फाइनल है। और एमओ का भी होता है d5s1, टंगस्टन का होता है d4s2। ये दोनों एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है, और ये अपनी फैमिली के अंदर नॉर्मल चलता है। लेकिन जब हीट करते हैं तो तीनों, ये भी क्या हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन इसके यहां आ जाता है, ये भी क्या हो जाता है d5s1। जब हीट करते हैं, मेल्टिंग की बात आती है, तो इन तीनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं d5s1 d5s1 d5s1। अब और ये टॉप पे चढ़े हुए हैं, टॉप पे चढ़े हुए, तो कौन सा कॉन्सेप्ट डोमिनेट करेगा बोलो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे उतना मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, उतने मोर स्ट्रॉन्गर मेटालिक बॉन्ड वहां फॉर्म होने वाले। हम कहेंगे ये वाला कॉन्सेप्ट डोमिनेट कर गया, इसलिए डब्ल्यू, एमओ और डीसी टॉप पे पहुंच गए। जल्दी बोलो, मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर। मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, जल्दी बोलो, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करता है मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये पहले 3 क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गए। और जब भी ये पूछा जाएगा कि डब्ल्यू, एमओ और सीआर का मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, क्योंकि यहाँ अच्छे मेटालिक बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं अच्छे नंबर में, और ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, इसलिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने के कारण, हाईएस्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण इन तीनों के मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। ठीक, ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया ये वाला। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे कि लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट सीडी, एनसी और जिंक के हैं। ऐसे क्यों, आप खुद देख लो इनके अंदर कितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सारे इलेक्ट्रॉन तो पेयर्ड है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो मेटालिक बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, और मेटालिक बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा तो डेफिनेटली क्या होने वाला है, जल्दी बोलो, बता दो खुद ही, मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ढेर हो जाएगा। ठीक है, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मेटालिक बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, मेटालिक बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा यानी कि बहुत सॉफ्ट होने वाले हैं और जल्दी मेल्ट होने वाले हैं। तो इस सवाल का जवाब जो हमारे सिलेबस की बात करेंगे जिंक फैमिली के लिए, तो बिल्कुल एक लाइन, छोटी लाइन का जवाब था। लेकिन फिर मैंने यहाँ पे आपको मेल्टिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्यों बताया, ताकि आपको बाकी चीजें भी सॉल्व करने में मजा आए कि क्या है। अच्छा कॉन्सेप्ट है मेरे हिसाब से, तो देखते हैं। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग डिप क्यों आता है, जल्दी बोलो, स्ट्रॉन्ग डिप क्यों आता है। डब्ल्यू से आई क्यों स्ट्रॉन्ग डिप, एमओ टू टीसी क्यों स्ट्रॉन्ग डिप, और क्रोमियम टू एमएन क्यों स्ट्रॉन्ग डिप। एमएन का तो पता ही है एटॉमिक नंबर 25 होता है, क्या होता है 25। 3d5 4s2, 3d5 4s2, 3d5 4s2। इनके साथ भी क्या है, d5
टीसी में D5 4s2, ReD इसी ग्रुप का मेंबर है तो D5 4s2, इनके साथ सबके साथ 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सर सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये देखो कहां धक्चोड़ा धड़ाम, ये धक्चोड़ा कहां धड़ाम इस लेवल पे आ गया। देखो जरा जिंगल अपनी याद करो, जिंगल क्या है, बोलो 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 बोलो। जिंगल है अपनी क्रिकेट ऑफ विराट, क्रिकेट ऑफ विराट के बाद क्या था, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, क्रिकेट ऑफ विराट, टिपिकल स्कोरिंग, और फिर क्या था, फिर कोई न माने कुछ, जनता खुश माने, यानी एमएन किस नंबर पे पहुंच गया आप ये देखिए, बहुत कम हो गया मेल्टिंग पॉइंट, सेकंड मोस्ट नंबर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, फिर भी इतना ज्यादा कम, इतना ज्यादा एमएन का कैसे कम हो गया, इतना ज्यादा टीसी का मेल्टिंग पॉइंट कैसे कम हो गया, इतना ज्यादा आरई का मेल्टिंग पॉइंट कैसे कम हो गया, इतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट इसलिए कम हो गया क्योंकि हम क्या बोलते हैं, हमारे पास दूसरी बात भी है ना बोलने के लिए, कि जितने ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन बिजी हो जाएंगे स्टेबलाइज करने में, उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो एमएन में हम बोल देंगे कि 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, बट ये क्या कर रहे हैं, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी देने में बिजी हैं, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी देने में बिजी हैं, इसलिए डीप मेटालिक बॉन्ड बना रहे हैं। वाह क्या एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना, समझ में आई ना बात, क्योंकि ओवरऑल इंपैक्ट वहां दिखता है मेल्टिंग पॉइंट पे, ओवरऑल इंपैक्ट दिखता है, तो एक्सप्लेनेशन हमको क्या लेना है, एमएन में 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, लोगों को लगता है कि ज्यादा अच्छे स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड बनेंगे, लेकिन ये एमएन के 5 इलेक्ट्रॉन कहां व्यस्त है, जल्दी बोलो कहां व्यस्त है, एटम को स्टेबलाइज करने में व्यस्त है भाई, एटम को स्टेबलाइज करने में व्यस्त है, मेल्टिंग पॉइंट डाउन हो जाएगा, सीधी सीधी कहानी, एग्रीड। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग डेप्थ, ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, ठीक है, और ये तीनों भी सॉल्व हो गए, और इनको हटा दें। चलो अब देखते हैं जल्दी से एचओए का कॉन्सेप्ट। चलिए बच्चों जल्दी से एचओए का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं फटाफट, क्या होता है एचओए में। एचओए का ऑर्डर ये लिखा हुआ है, हमारे पास क्वेश्चंस क्या थे कि क्यों वैनेडियम की एचओए ज्यादा है, ठीक है, क्यों सीआर की एचओए इन बिटवीन उसी हुई है, और क्यों एमएन की एचओए सेकंड लीस्ट है, और क्यों जिंक की एचओए लीस्ट है, ठीक है। तो बिल्कुल सीधे सीधे आंसर से देखिए, हमारे पास एचओए के कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं तो पहले स्टेप में क्या आता है एमपीटी, और दूसरे स्टेप में क्या आता है लिक्विड से गैस का कन्वर्जन, ठीक है, ये कंप्लीट प्रोसेस एचओए है। तो देखो जैसे हम क्रोमियम की बात करें, क्रोमियम का एमपीटी हाई है, ठीक है, एक चीज यहां पे ध्यान दो कि जब एमपीटी होता है ना तब मेटालिक बॉन्ड को तोड़ने का काम चलता है, लेकिन अगले स्टेप में मेटालिक बॉन्ड ऑलरेडी टूट चुके होते हैं, समझ में आ रही बात। पहले स्टेप में क्या होता है एमपीटी के टाइम पे मेटालिक बॉन्ड को तोड़ने का काम चलता है, लेकिन लिक्विड हो गया फिर क्या है मेटालिक बॉन्ड, ठीक है ना। तो लिक्विड से गैस वाले रिलेशन में मेटालिक बॉन्ड का कोई खास रोल होता नहीं है, समझे। तो क्रोमियम के लिए ये स्टेप मैक्सिमम है, लेकिन ये स्टेप में जो है अपने पास 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो आप मेटालिक बॉन्ड में उनका रोल खत्म हो चुका है, तो वो क्या करेंगे एटम को स्टेबल कराने में बिजी हो जाएंगे, समझ में आ रहा है। यहाँ पे 6 एम्पियर इलेक्ट्रॉन हायर क्या बना रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट के लिए रिस्पॉन्सिबल, लेकिन अगले स्टेप में लिक्विड से गैस मेल्टिंग पॉइंट के लिए आपको रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि मेटालिक बॉन्ड जो फंक्शन यहाँ हो रहा था वो टूट चुका है। तो ये क्या करेंगे 6 एम्पियर इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे, यानी मेल्टिंग पॉइंट कहीं नहीं, यानी कि जो मतलब अब मेटालिक बॉन्ड खत्म है मेटालिक बॉन्ड, तो ये स्टेप बड़े इजीली हो जाएगा, ये स्टेप बड़े इजीली हो जाएगा। इस स्टेप में ज्यादा एनर्जी लगेगी, लेकिन ये स्टेप बड़े इजीली हो जाएगा, ये स्टेप बड़े इजीली हो जाएगा, ठीक है, और काफी कम हो जाएगा मामला, काफी कम एनर्जी इसमें कंज्यूम होने वाली है। तो ये सीआर पहुंच गया है इस लेवल पे, सीआर की टोटल एचओए डिक्रीज हुई है, जो आनी चाहिए थी भयंकर वो डिक्रीज हुई है, ठीक है। अब आते हैं जिंक पे। तो जिंक की लीस्ट क्या है भाई, जिंक की लीस्ट इसलिए है क्योंकि ना तो पहले उसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन थे और मेटालिक बॉन्ड थे, जो अब आपने हीट किया उसको कि अब उसमें कौन सा मेटालिक बॉन्ड बचा है, ठीक है। पहले ही नहीं थे उसमें मेटालिक बॉन्ड, एमपीटी उसका लिस्ट था, तो ये स्टेप और लिस्ट हो जाएगा, और सबसे घटिया इसलिए जिंक की हो जाएगी, सबसे पुअर एचओए जिंक की, ठीक है। अब आते हैं सेकंड एमएन में क्या हुआ है। एमएन का भी हम यही कह सकते हैं कि एमएन में 5 इलेक्ट्रॉन जो थे अनपेयर, वो मेल्टिंग पॉइंट बनाने में उनका ध्यान नहीं था, वो पहले किसके तरफ भाग रहे थे, जल्दी बोलो किसके तरफ भाग रहे थे, स्टेबिलिटी की तरफ। तो पहले ही एमपीटी घटिया था, है ना, और अगले स्टेप में जो थोड़े बहुत बचे हैं वो क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट तो हमने कर दिया है,
अगले स्टेप में लिक्विड टू गैस वाले स्टेप में मेल्टिंग पॉइंट कभी कोई रोल रह नहीं जाता, माने एटम के मेटालिक बॉन्ड्स का कोई खास रोल रह नहीं जाता, एमएन भी घटिया लेवल पे आ गया है। समझ पा रहे हो? तो सबसे बेस्ट है वेनेडियम। वेनेडियम के 3 इलेक्ट्रॉन, पहले भी एवरेज मेटालिक बॉन्ड थे, ठीक है, और अभी 3 इलेक्ट्रॉन अगले स्टेप में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का काम भी कर रहे हैं। तो ये पहले भी एवरेज था और अभी भी एवरेज है। पहले स्टेप में भी ये वेनेडियम एवरेज था और अगले स्टेप में भी इसमें एवरेज ही मामला है, ठीक है। तो एवरेज एवरेज एवरेज, इसका एवरेज सबसे बढ़िया निकल आता है, इसका एवरेज सबसे बढ़िया निकल आता है। तो वेनेडियम क्या हो गया, बेस्ट है जो ये वाला हो गया, ठीक है, और बाकी सब जो है उसी के हिसाब से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। क्रोमियम के केस में क्या हुआ है, मेटालिक बॉन्ड वाला ये स्टेप ज्यादा है, लेकिन जैसे मेटालिक बॉन्ड से आगे बढ़ते हैं मेटालिक बॉन्ड सारे टूट चुके होते हैं, ये स्टेप बहुत आसानी से हो जाता है, बहुत इजीली हो जाता है। तो टोटल है जो है दोनों स्टेप का कम आता है। वेनेडियम के साथ क्या है, पहले 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे और अगले केस में भी उसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी, एवरेज स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एवरेज मेटालिक बॉन्ड बना के बैठे हुए, ठीक है ना। तो उस हिसाब से इनका जो दोनों का सम निकलता है वो सबसे हाईएस्ट निकल आता है, ठीक है। एमएन की बात करें, इसका मेल्टिंग पॉइंट पहले ही घटिया था, ये पहले स्टेप घटिया था, पहला स्टेप घटिया था, ठीक है, पहला स्टेप घटिया था, मेल्टिंग पॉइंट वाला स्टेप घटिया था, ठीक है। और चूंकि मेल्टिंग पॉइंट वाला स्टेप भी घटिया है तो ये स्टेप और ज्यादा घटियास्ट हो गया, ठीक है। तो ये सब बिल्कुल आसान सा एक्सप्लेनेशन है, बाकी मैंने नोट्स में भेजा हुआ है, उसमें आप देखिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं पार्ट 2 में, शायद क्लास में मिलेंगे।